गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 10th में जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जिस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसे हिंदी में कहा जाता है श्वसन तंत्र। तो इस श्वसन तंत्र को पढ़ने से पहले आइए अब हम देखते हैं कि आखिर ये श्वसन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये श्वसन क्या होता है। श्वसन जो होती है एक प्रकार से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। श्वसन हमारे शरीर में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो हमारे माता के गर्भ से शुरू होकर के हमारे मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो श्वसन में वास्तव में होता क्या है? श्वसन में वास्तव में शरीर मतलब जीवों के शरीर और वातावरण के बीच जीवों के शरीर और वातावरण के बीच में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो प्लांट्स में मतलब पेड़ पौधों में जिस संरचना के माध्यम से होती है उसे रंध्र कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेटा। और जो जीव होते हैं है ना, जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की श्वसन के लिए संरचनाएं पाई जाती है। जैसे कि हम फिशेस में देखते हैं, मछलियों में देखते हैं, उनमें पाए जाते हैं गलफड़े पाए जाते हैं, है ना। कई जीव ऐसे होते हैं जो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। लेकिन जो मनुष्य होते हैं, जो विकसित जीव होते हैं, उनमें श्वसन को करने के लिए एक विकसित तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है फेफड़ों का, जिसे कहा जाता है लंग्स। तो अभी हम मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट है दो चीज़ें। इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है सांस लेना और दूसरा होता है श्वसन। अगर हमसे कोई पूछता है कि श्वसन क्या होता है तो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं सांस लेने को श्वसन कहा जाता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे ही श्वसन कहा जाता है। लेकिन विज्ञान की भाषा में थोड़ी सी अलग बात होती है। सांस लेना एक अलग प्रोसेस है। सांस लेने को कहा जाता है ब्रीथिंग और श्वसन को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग जो होती है नॉर्मल ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये कहलाता है सांस लेना या ब्रीदिंग। लेकिन श्वसन क्या होता है? श्वसन जो होता है एक प्रकार की ऐसी जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उस भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन की प्रक्रिया। और ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सांस लेना या ब्रीदिंग की प्रक्रिया। तो इस श्वसन के अंतर्गत जो एक तंत्र कार्य करता है उसे कहा जाता है श्वसन तंत्र। तो अब हम इस श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे कि आखिर श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र जो होता है, इसकी जो हम संरचना देखते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये है हमारी श्वसन तंत्र की संरचना। तो श्वसन जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे छिद्रों के माध्यम से, हमारे
मुख के ऊपर में, होठों के ठीक ऊपर जो बाहरी जो दो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है नासा छिद्र या नॉस्ट्रल कहा जाता है। ना हमारे नाक में जो दो छिद्र पाए जाते हैं जहाँ से श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है उसे कहा जाता है नासा छिद्र, है ना, या इंग्लिश में कहा जाता है नॉस्ट्रल। इन ये जो नॉस्ट्रल होती है, मान लो ये हमारी नाक है, इस नॉस्ट्रल के बीच में ये जो दोनों छेद आपस में जिस संरचना के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं इसे कहा जाता है सेप्टम या सेप्टा। सेप्टम के माध्यम से हमारे दोनों नासा छिद्र एक दूसरे से अलग रहते हैं। यहाँ से वायु प्रवेश करती है, नॉस्ट्रल के माध्यम से, दोनों नॉस्ट्रल से वायु ऑक्सीजन प्रवेश करती है। इसके बाद जो नासा छिद्र होता है वो एक गुहा के रूप में, ये एक कैविटी देख रहे हैं आप, इस गुहा के रूप में एक ओपन होता है या खुलता है, इसे कहा जाता है नासा मार्ग या नासिका मार्ग, या कहा जाता है नेजल पैसेज। तो ये जो नासिका मार्ग होता है या नासा मार्ग होता है, इसमें हाँ, जब हम देखते हैं नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, तो इसी नासिका मार्ग में हेयर्स पाए जाते हैं या बाल पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें पाई जाती है म्यूकस ग्रंथियाँ। क्या पाई जाती है? म्यूकस ग्रंथियाँ या श्लेष्मा ग्रंथियाँ जिन्हें कहा जाता है, वो पाई जाती है। ये म्यूकस ग्रंथियाँ म्यूकस का स्राव करती है। ये म्यूकस और हेयर्स के कारण जो भी हम वायु लेते हैं, तो उस वायु के साथ अगर कोई धूल के कण या सूक्ष्म जीव अगर उस वायु में उपस्थित हो, तो ये हमारे हेयर्स और उस म्यूकस ग्रंथि से स्रावित होने वाली म्यूकस की सहायता से इन हेयर्स के ऊपर चिपक जाते हैं और ये हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब वायु नासा छिद्र से होते हुए हमारे नासा मार्ग में आती है। अब नासा मार्ग के बाद नासा मार्ग आगे जिस संरचना में ओपन होता है या खुलता है, इसे कहा जाता है ग्रसनी। इंग्लिश में से कहा जाता है फेरिंग्स। ग्रसनी वास्तव में एक ऐसी संरचना होती है जहाँ पे वायु मार्ग और भोजन मार्ग दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ग्रसनी के बाद जो मुख्य नलिका शुरू होती है वही हमारी श्वसन नलिका होती है। तो ग्रसनी वाले क्षेत्र में इस ग्रसनी वाले क्षेत्र में श्वास नलिका के ऊपर, ये हमारी श्वास नलिका है, ये हमारी भोजन नलिका है। तो ये श्वास नलिका का जो छिद्र होता है, इस छिद्र को कहा जाता है ग्लॉटिस। इस छिद्र को क्या कहा जाता है? ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है, इसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम, चूंकि ये भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग के लिए एक ही मार्ग है, इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो अगर ये ढक्कन खुला रह गया तो हमारा जो भोजन है हो सकता है भोजन मार्ग में जाने की बजाय वायु मार्ग में चला जाए। इसीलिए इसे वायु मार्ग में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है। श्वसन नलिका में जो छिद्र होता है ग्लॉटिस के ऊपर, उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस, जो एक ढक्कन के रूप में कार्य करता है और भोजन को निकलने के समय इस ग्लॉटिस नाम के छिद्र को बंद कर देता है। तो अब हमारी वायु फेरिंग्स से होते हुए और ग्लॉटिस से होते हुए प्रवेश करती है हमारी नेक्स्ट संरचना में। इसके बाद वायु ग्रसनी से होते हुए जिस संरचना के अंदर प्रवेश करती है, ये हमारे गले का क्षेत्र है, इसे कहा जाता है कंठ या लेरिंग्स। ठीक है, तो हमारी एयर पहले आई नॉस्ट्रिल से आई नेजल पैसेज में, नासा मार्ग में, फिर ग्रसनी में आई, ग्रसनी से
ग्लॉटिस के छिद्र के माध्यम से आई हमारे कंठ या लेरिंग्स में। ये लेरिंग्स जो होती है एक बॉक्स के समान संरचना होती है। लेरिंग्स या कंठ हमारी बॉक्स के समान संरचना होती है। इसको लेरिंग्स को और क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र कहा जाता है। लेरिंग्स को स्वर यंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है या ध्वनि का उत्पादन इस कंठ के माध्यम से ही किया जाता है। वायु अब इस कंठ को पार करती हुई हमारा जो लेरिंग्स होता है, उस लेरिंग्स के ठीक नीचे ये इस प्रकार की जो संरचनाएं देख रहे हैं गोल गोल, इसे कहा जाता है हमारी वायु नलिका। तो लेरिंग्स के ठीक नीचे 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका पाई जाती है। इसे कहा जाता है ट्रेकिया। इसे क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है विंड पाइप या वायु नली कहा जाता है। इस वायु नलिका में, ये ट्रेकिया में, ये यहाँ से यहाँ तक की जो भाग वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया में पाए जाते हैं सी के आकार के छल्ले। सी मतलब ये, अगर इस सी को अपन पूरा बनाएंगे तो ये एक सर्कल के रूप में बन जाएगा, लेकिन अगर इस सर्कल को यहाँ से इसका पार्ट हटा दिया जाए तो वो एक सी की समान संरचना होगी। मतलब यहाँ पे सी के आकार के अधूरे छल्ले, उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। ये सी छल्ले सी के ही आकार के इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो वायु नलिका होती है उसे इसी के आकार के छल्ले सीधा रखने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ वायु के न रहने पर या वायु के निकल जाने पर इन्हें पिचकने नहीं देते हैं। इन्हें पिचकने नहीं देते हैं। तो जो ट्रैकिया होता है उसमें सी के आकार के उपास्थि-नुमा छल्ले पाए जाते हैं जो इन्हें सीधा रखने में मदद करते हैं और वायु के न रहने पर इन्हें पिचकने नहीं देते हैं। इसके बाद ये ट्रैकिया आगे जाकर के दो ब्रांचेस के रूप में विभाजित हो जाता है। इन ब्रांचेस को कहा जाता है, ब्रांचेस मतलब दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है ट्रैकिया। इन ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक्चुअली इसके लिए कोई भी और हिंदी वर्ड नहीं है, तो इसके लिए आप यही याद कीजिएगा, ट्रैकिया के लिए हिंदी वर्ड वायु नलिका बोल सकते हैं। ट्रैकिया आगे जा कर के जो दो ब्रांचेस में बट जाती है, जो अपनी अपनी ब्रांचेस अपने अपने फेफड़ों की तरफ जाती है। ये जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है फेफड़े। ठीक है, तो ये ट्रैकिया आगे चल करके दो ब्रोंकाई के रूप में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, और ये ब्रोंकाई अपने अपने फेफड़ों की तरफ चली जाती है। अब ये ब्रोंकाई यहाँ प्रवेश की फेफड़ों के अंदर। ये ब्रोंकाई फिर से आगे जा करके और पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इन पतली शाखाओं को कहा जाता है, ये जो पतली पतली शाखाएं होती है इन्हें कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकीओल्स। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। तो ब्रोंकाई आगे जा कर के फेफड़ों के अंदर पुनः पतली पतली शाखाओं में बट जाती है, इन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। आइए अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए ये है हमारी, ये देखिए ये है हमारी ट्रैकिया, ठीक है, या विंड पाइप। ट्रैकिया आगे जा कर के फिर दो ब्रांचेस बनाई, दो ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई फेफड़ों के अंदर जा कर के ये ब्लैक कलर की ब्रांचेस बनाई, इन्हें कहा जाता है ब्रोंकीओल्स। ठीक है, अब ये ब्रोंकियोल्स देखिए फिर से हरी कलर की शाखाओं में विभाजित हो रही है। ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स फिर से छोटी छोटी शाखाओं में फिर से विभाजित हो जाती है। इन हरी कलर की शाखाओं को जो दिख रही है डायग्राम में, हरी नहीं होती है लेकिन हमने उनको थोड़ा सा
अलग दिखाने के लिए अलग अलग कलर्स में बनाया है। तो ब्रोंकाई आगे जाकर के फिर से पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट या कुपिका वाहिनियां। ठीक है। अब ये एल्वियोलर डक्ट का अंतिम सिरा फूल जाता है। ये एल्वियोलर डक्ट है, इसका अंतिम सिरा फिर से जाइए, देखिए यहाँ पे संरचनाएं दिख रही है, इसमें उतना स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद छोटी छोटी शाखाएं, उसे एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है। एल्वियोलर डक्ट अपने अंतिम सिरे पर जा करके फूल जाती है, जिसे कहा जाता है एल्वियोलर सेक या कुपिका कोश। ठीक है, कोश मतलब खाली स्थान। ठीक है, ये जो फूली हुई संरचना होती है उन्हें कहा जाता है एल्वियोलर सेक। अब प्रत्येक एल्वियोलर सेक को अंदर जब देखा जाता है तो उस एल्वियोलर सेक के अंदर और छोटे छोटे सेक पाए जाते हैं। मतलब उस एल्वियोलर, ये एक एल्वियोलर सेक है, इसके अंदर और छोटे छोटे खाली स्थान या रिक्त स्थान पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो उन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई या एयर सेक या कुपिकाएं कहा जाता है। तो हमारी फेफड़ों की जो मतलब जो क्रियात्मक इकाई है या रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इसे कहा जाता है एल्वियोलाई। मतलब हमारे फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? एल्वियोलाई या एयर सेक या कुपिकाएं होती है। ये कुपिका, इन्हीं कुपिकाओं के कारण, सेक मतलब होता है खाली स्थान, इन्हीं कुपिकाओं के कारण हमारा जो फेफड़ा होता है वो स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी समझते हैं ना? स्पॉन्जी मतलब स्पंज के समान। स्पंज कैसा होता है? जब उसको प्रेस किया जाता है तो वो उसका आकार छोटा हो जाता है, जब उसे छोड़ा जाता है तो वापस वो अपने आकार में आ जाता है। तो इन्हीं एल्वियोलाई या एयर सेक के कारण, इसमें ही हवा भरी हुई होती है, इसके कारण हमारा फेफड़ा स्पॉन्जी होता है। इन्हीं कुपिकाओं के अंदर केशिकाओं का जाल बिछा हुआ था। ये जो कुपिकाएं दिख रही है, इसमें ऐसे ऐसे केशिकाएं पाई जाती है ना? ब्लड की केशिकाएं पाई जाती है। इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है? गैसीय आदान प्रदान किया जाता है। गैसीय आदान प्रदान किया जाता है। तो ये है हमारी श्वसन तंत्र की संरचना, कि किस प्रकार से हमारी वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद कहाँ कहाँ से होकर के जाती है। तो इसका एक रफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो वायु होती है वो नासा छिद्र में जाती है। ठीक है, नासा छिद्र के बाद जाती है नासा मार्ग में। ठीक है, नासा मार्ग से जाती है ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद फेरिंग्स, ग्रसनी के बाद हमारी जाती है लेरिंग्स में या कंठ में। कंठ के बाद जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है ना, जिसे कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर से आगे जाकर के पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स फिर से पतली और अंदर शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट क्या होती है? अपने अंतिम सिरे पर जाकर के फूल जाती है, जिसे कहा जाता है एल्वियोलर सेक या कुपिका कोश। ये एल्वियोलर सेक पुनः अंदर, एल्वियोलर सेक के अंदर और भी छोटे छोटे सेक पाए जाते हैं, है ना, या रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई या एयर सेक।
जो कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई या एयर सैक में केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसके माध्यम से गैसों का गैसीय आदान प्रदान किया जाता है। तो ये है हमारा श्वसन तंत्र।